हेलो विद्यार्थियों, चलिए एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का सेशन चल रहे थे जिसमें आप का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो रहा है, जिसमें सर आपका 150 नंबर का प्रश्न हुआ था। आपका 150 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग आगे चलते हैं और बिना समय गवाए हुए, क्योंकि सर ज़्यादा बात करेंगे तो फिर आपको समस्या होने लगेगा, समय आपका बेकार खपत होगा। तो चलिए 150 नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। आपका 151 नंबर प्रश्न कहता है, जीवों में अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब कोई भी जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात याद रखिए, ये एक परिभाषा ही है। जैसा है वैसा ही संतान उत्पन्न कर दे तो उस प्रक्रिया को ना कहेंगे श्वसन, ना कहेंगे परिवहन, ना कहेंगे उत्सर्जन, कहेंगे तो क्या कहेंगे बाबू, जनन। यानी जनन वही क्रिया है जिसकी सहायता से मानव या कोई जंतु अपने ही जैसा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, रही बात श्वसन का, तो सांस लेने वाली क्रिया। परिवहन, जब किसी पदार्थ को यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे उसको परिवहन कहते हैं। रही उत्सर्जन की बात, यानी कहते हैं कि जब किसी शरीर में कोई बेकार पदार्थ बने और उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। लेकिन आपसे पूछा गया था जैसा संतान है, जैसा है वैसा ही संतान उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का इकाई किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता का इकाई किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कहने का मतलब कि कोई भी गुण लक्षण पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और दूसरी पीढ़ी में जाए तो गुण लक्षण यहाँ से वहाँ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता। यानी जैसे कहने का मतलब कि हम लोग मानव के ही बाल बच्चे हैं, मानव का बाल बच्चा है, चलते मानवीय का गुण हम लोग में आया है। यदि कोई जंतु किसी अन्य जंतु, मतलब गाय भैंस के बाल बच्चा, गाय का बाल बच्चा क्या भैंस बन जाएगा, भैंस का बाल बच्चा क्या गाय बन जाएगा, नहीं ना। तो वही जो गुण लक्षण उसके माँ बाप से उसके बेटे में जो आता है, जो गुण लक्षण आया उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं, और वह गुण लक्षण पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उस घटना को आनुवांशिकता कहते हैं। तो बोला कि आनुवांशिकता इकाई जो यहाँ से वहाँ ले जाने में मुख्यतः इकाई के रूप में जो काम करता है वो कौन होता है, तो क्या होता है, वो जीन होता है। ये थोड़ा सा प्रश्न यहाँ फंस सकता है, आनुवांशिकता इकाई कहेगा तो जीन कहिएगा। ठीक है, लेकिन आनुवांशिकता का मुख्य पदार्थ आपसे कहे, मुख्य पदार्थ, तो जब मुख्य पदार्थ के नाम लेगा ना तो इसमें समझिए कुछ होगा सर, डीएनए। जब आनुवांशिकता का मुख्य पदार्थ की बात करें तो कहिएगा डीएनए। ठीक है, चलिए के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछता है। डीएनए के इसमें पूरा नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला है डीऑक्सी राइबोज एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, नहीं, इसमें से तीनों में से कोई नहीं है। क्या ऑप्शन आपका होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये नाम किसका होता है बाबू, डीएनए का। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न देखिए। अगला है रिप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति किसे कहा जाता है, यानी इसमें से कौन सी घटना है जिससे हम रिप्लिकेशन कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है जब डीएनए अपने ही जैसा आरएनए बनाएगा। जब डीएनए है वह जैसा है वैसा ही बनाए आरएनए, तो उससे क्या हम कहते हैं, रिप्लिकेशन। दूसरा कहता है कि जब डीएनए दूसरे डीएनए निर्माण करता है तब कहा कहते हैं। जब डीएनए अपने ही जैसा डीएनए बनाता है तब क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं थी। आपका आरएनए बनाता है डीएनए, उसको रिप्लिकेशन नहीं कहते हैं। डीएनए किसी और डीएनए को बनाएगा, वो भी गलती है। जब डीएनए अपने ही जैसा डीएनए बनाता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं बाबूगा, रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, डीएनए से आप परिचित है कि ना, पहले बार बार डीएनए आ रहा है, तो डीएनए से आप परिचित हैं कि नहीं है सर। देखिए इसमें आपको डीएनए का पूरा नाम पूछा था। डीएनए आपको जानते हैं डीएनए क्या होता है। अच्छा सुनिए, देखिए पूरा नाम समझ गए, डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यदि आपसे बोले कि डीएनए आखिर करता कुछ है, तो देखिएगा एग्जाम्पल, मतलब एक बात समझना कि जैसे आप सीआईडी देखे होंगे, एक बाल से पता कर लेता है कि वो आखिर आदमी का है किसी जानवर का है। यानी कि एक केवल बाल रहेगा ना तो इस जीव का सभी गुण जान सकते हैं। कब, जब उसका डीएनए मिल जाता हो, बाल का डीएनए होता है उसमें डीएनए रहेगा। यानी कि डीएनए एक तरह का आनुवांशिक पदार्थ है जो यहाँ से वहाँ तक गुण लक्षण ले जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जैसे हो सकता है कि आप लोग का शादी हो रहा हो और एक मंडप में बैठे हुए हैं और बाहर से कोई आदमी या थोड़ा छोटा सा बच्चा आके
पापा पापा कहे लगे, मम्मी मम्मी कहे लगे, तो समझिए कि आए एक बैग और जब मड़वा में बैठल है एक बैग, तो सोचिए तो शादी होने वाला है, शादी तो पक्का कट नहीं जाएगा। तो उसको सही साबित करने का मात्र एक ही उपाय है कि उस बच्चे का डीएनए और अपना डीएनए मैच करवाइए। यदि मैच कर रहा है तो दुनिया का कोई कोर्ट ना है जो कहे कि कोई बेटा नहीं है, पक्का तोरे बेटा है वो। लेकिन यदि मैच नहीं किया तो दुनिया कोई भी कोर्ट नहीं है जो साबित कर देगा कि वह तुम्हारा बेटा है। क्योंकि डीएनए माँ बाप का उसके संतान का सेम रहता है, सब मैच करता है। बस समझे, दोनों का, जैसे हम लोग का डीएनए हम लोग के माँ बाप से मैच करना चाहिए, मैच करता है, डीएनए बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। डीएनए में समझ रहे होंगे सर, डीएनए किसी गुण लक्षण को यहाँ से वहाँ ले जाता है। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, प्रश्न है विखंडन, मुकुलन इत्यादि अलैंगिक जनन है, यह कैसे जीवों में संपन्न होता है। अच्छा, विखंडन से परिचित आप हो जाइए। विखंडन क्या होता है? विखंडन का होता है कि जब कोई भी जीव, ये सब जनन है, जनन की प्रक्रिया ये सब है। जनन समझते हैं, जैसा संतान जैसा है उसे संतान को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। विखंडन किसे कहते हैं? तो कहते हैं ना कि विखंडन यदि आपको जानना है तो विखंडन के मतलब कि जब कोई जीव यदि खंडित हो जाता है, दो या दो से अधिक भाग में खंडित हो करके प्रत्येक खंड से एक नए नए जीव बनाएगा, तो उसे बोलेंगे विखंडन। विखंडन होता है दो तरह से, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन कहते हैं कि जब कोई जीव केवल दो ही भाग में टूटे और नए नए जीव बनाता है दो गो, उसे बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलेंगे? द्विखंडन। द्वि द में वो लगेगा, द्विखंडन। लेकिन जब बात करता है द्विखंडन के एक और प्रकार है बहुखंडन का, तो बहुखंडन या द्विखंडन हमेशा एक कोशिकीय जीव में होते हैं। तो बहुखंडन एक कोशिकीय जीव में दिखाई देगा, तो क्या होता है कि एक कोशिका बहुखंडन कब करता है? तो जब एक कोशिका का स्थिति आता है प्रतिकूल। प्रतिकूल की मतलब कि जैसा तापमान चाहिए था ना, वो वैसा नहीं मिल रहा है। जैसन धनिया खोजे, धनिया समझते ना है, मेहरी या दूल्हा जैसन खोजे सेम और उसे नहीं मिले तो प्रतिकूल, आज जैसन खोजे रहनी उसमें मिल गई तो समझना है कि वह अनुकूल। बस में तो अनुकूल प्रतिकूल के बाद समझ रहे होंगे। तो जानते हैं विखंडन का बहुखंडन जो होता है यह प्रतिकूल में होता है। यानी मान लीजिए कि जैसे ठंड का मौसम हम लोग का अनुकूल है, और अनुकूल उसको बोलेंगे कि जब जैसा कपड़ा चाहे पहन के चल सकते हैं, जब मन तब कोट पहन लें, जब मन तब ऐसे गंजे में घूम सकते हैं, न सोने, तो उसको बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, हम लोग का प्रतिकूल है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, इसलिए तो हम लोग विशेष निहाले ओढ़ के सोते हैं से। तो देखिए जब इसका प्रतिकूल स्थिति आता है तो ये भी अपने ऊपर एक निहाले ओढ़ता है। उस निहाली का नाम है, जानते हैं, प्रोटीन का सतह, उसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। वो बना किसका होता है? प्रोटीन का। तो उस एक कोशिकीय जीव में अपने ऊपर चाहता है प्रोटीन का सतह, इसको सिस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर अमीबा लगातार टूटते रहता है। ये कब हो रहा है? जब प्रतिकूल स्थिति है तब। और जब अनुकूल आता है, जैसा उसको तापमान चाहिए वैसे चलाता है, तो ये आवरण फट जाता है। यहाँ से आवरण फट जाएगा और फट करके अनेकों अमीबा बाहर निकलेगा। तो जब अनेकों निकला तो हुआ बहुखंडन ना। दो खंड में बटा तो द्विखंडन, दो से अधिक बटा तो बहुखंडन। ठीक है, चलिए आपको एक मुकुलन समझा देते हैं। आप देखे होंगे आलू, देखे ना आलू, चाहे चना देखे होंगे, उसके पहले एक उभार आता है, इसको मुकुल कहते हैं। मुकुल, इसका नाम क्या है? मुकुल नाम है। और ये मुकुल है ना, मुकुल में सब अंग बन जाता है, और सब अंग बनने के बाद मुकुल है ना, ये मुकुल धीमे धीमे का पत्ती बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। उसके बाद ये अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और तब नए जीव बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मुकुलन। तो आपसे बोला कि किस में होता है? एक कोशिकीय में, बहुकोशिकीय में, दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय जो में सब देखे जाते हैं। विखंडन, मुकुलन किस में देखे जाते हैं? एक कोशिकीय में। यदि आपको प्रकार आपको समझ रहे हैं कि विखंडन किस तरह का होता है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भले बता तो रहे 25 क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन जितना आपको बता रहे हैं नहीं, 25 क्वेश्चन नहीं बता रहे। आपको हर एक क्वेश्चन का एक अर्थ बताते हैं, हर एक क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन निकालते हैं। तो आपको 250 भले बता रहे हैं, 250 चल रहे हैं, लेकिन 250 नहीं 1000 से प्लस हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, जितना के बाद आपको गारंटी देते हैं बबुआ कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टेंशन कर लेते हैं। देखिए ना, देखिए ईगोमा के होता है, ईगोमा का हम बताए थे सर, ये बताए नहीं थे क्लास, जो हमारे से किए होंगे उसको बताए थे, जो क्लास नहीं किए होंगे उसको तो बताए नहीं, क्यों कहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए। देखा ईगोमा क्या होता है? नर में और मादा में कुछ भाग बनता है। जैसे कि देखिए, नर में बनता शुक्राणु,
क्या बनता है, शुक्राणु, और मादा में बनता है अंडाणु, ठीक है। और शुक्राणु अंडाणु के जो बात करें तो इस शुक्राणु को ही बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। आज जो अंडाणु की बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं मादा युग्मक। ये हो गया मादा युग्मक और ये क्या हो गया, नर युग्मक, ठीक है। तो नर युग्मक हो गया और एक मादा युग्मक हो गया। इसी को बोलता है कि युग्मक होते हैं अगुणित, द्विगुणित या अर्धगुणित। ध्यान दीजिएगा, जब तक संयोग नहीं हुआ है तब तक कोई काम का नहीं है। अगुणित है जब तक केवल नर है, जब तक केवल मादा है, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं अगुणित। संयोग कर लेगा ना, बना देगा युग्मनज, युग्मनज इसको जायगोट कहते हैं, बना लेगा, तब हो गया द्विगुणित, क्योंकि दोनों गुणित में शामिल हो गया। लेकिन जब तक स्वतंत्र अवस्था में केवल शुक्राणु है, केवल नर युग्मक या मादा युग्मक में से कोई एक है, इसको गैमेट कहते हैं, इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, तो केवल दोनों में से कोई एक है तो अगुणित होता है। क्या में कोई गुण का में नहीं, अगुणित कहिएगा। जब युग्मक की बात करें, नर का बात करें, मादा का बात करें, तो क्या हुआ, वो अगुणित, कोई काम के नहीं है। बात समझ, जब तक अकेले हैं कोई काम के नहीं चलते। जल्दी जल्दी ब्याह शादी कीजिए सर। चलिए आगे देखिए। देखिए एक बात बोला युग्मनज, अभी तो बताए थे कि जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिल जाए, अकेले अकेले हैं तो अगुणित, मिल गया बना दिया युग्मनज। पता है कि दोनों संयोग करेगा तो पक्का बनाएगा युग्मनज। तब युग्मनज बना देगा तो वह अगुणित नहीं रह गया, अब क्या बन गया, द्विगुणित बन जाता है, द्विगुणित, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें फिर अभी बताया थे, सब बात रिपीट कर रहा है। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, 5 क्वेश्चन बनता है। देखिए मानव नर युग्मक होते हैं, ये भी तो स्वतंत्र है, अकेले ही ना है, ये भी होगा अगुणित, अगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, मानव मादा युग्मक, मानव मादा युग्मक क्या होते हैं। तो जैसे नर स्वतंत्र था, शुक्राणु वो भी था अगुणित, मानव मादा युग्मक भी है, अंडाणु होता है, स्वतंत्र है, तो भी क्या हो बाबू, अगुणित हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ही जीव में मध्य दोनों होते हैं, जब एक ही जीव में नर एवं मादा दोनों होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। मतलब मद नहीं मादा है, मिस्टेक हो रहा है। जब एक ही जीव में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों दिखाई देगा बबुआ, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्या एक लिंगी कहेंगे। तो कंफर्म नहीं होगा, एक में रहेगा तो ना एक लिंगी, एक में दोनों पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपको, द्विलिंगी। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला है पुमंग पुष्प का कैसा भाग होता है। अच्छा पुष्प से परिचित आप है कि नहीं, तो नॉर्मल फोटो आपको बना के बता देते हैं कि आखिर पुष्प होता है तो कैसा होता है। वो देखिए जो पुष्प रहेगा ना इस टाइप के, देखिए बीच में ही मादा भाग रहेगा, यहाँ ये अंडाशय होता है, यहीं से इसे फूल खिला होगा इस टाइप का, यहीं होता है ना, ये भाग को बोलते हैं हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और ये जो है ना ये पुष्पवृंत होता है, यहीं पर होता है पंखुड़िया, पंखवा रहता है, इससे फूल रहता है। यहीं पर देखिए ये वाला रहेगा ना, ये पंख होगा, एक पंख दो पंख। ये पुष्प को थोड़ा सा हम शॉर्ट में हाईलाइट बता देते हैं ताकि जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव निकले आप कवर कर सके। जानते हैं यहीं से वाव होता है, नर भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। जो पिलाका लोग ना है नर भाग है, इसी को बोलते हैं पुमंग, पुमंग कहते हैं बाबू। या इसे क्या कहना हमें, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर कहिए चाहे पुमंग कहिए। इस पुमंग का 3 भाग होता है, ऊपरे वाला का बोलते हैं पराग कोश। याद रखिएगा, बाद में एक अहम प्रश्न आ रहा है ऑब्जेक्टिव और आगे आ रहा है। ऊपरे क्या बोलते हैं, पराग कोश। जो इसी के बीच में, पेड़ के बीच में है ना, इसको बोलते हैं योजी। यह पढ़िएगा, भ न पढ़िएगा ना, भौजे कहा जाएगा। देखिए योजी, ये ऊपरे हो गया पराग कोश, ये क्या हो जाएगा, योजी। और जो नीचे ये लम्हट पतला पतला दिखाई दे रहा ना है, इसको हम बोलते हैं तंतु। क्या कहते हैं, तंतु। बस बोले ये क्या होता है बाबू, तंतु होता है। ये लंबा लंबा है ना, ये तंतु है। तो नर भाग आप समझ गए होंगे, ऊपरे क्या होता है बाबू, परागकोश, इसके बीच में क्या होता है, योजी, और बाकी नीचे लमका है, ये क्या बोलते हैं, तंतु। और ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बड़का, सबसे बड़का, ये मादा भाग, इसी को हम कहते हैं जायांग। समझ लो, बाकी बात में वो नहीं आएगा प्रश्न नंबर, तो समझ वही पर समझ में चलाएगा। देखिए जायांग, जिसमें जानते हैं ऊपर का भाग है, ऊपर का, इसको बोलते हैं वर्ती काग्र, वर्ती काग्र कहते हैं। और जो इसके बाद जो बीच का भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलेंगे बाबू, वर्तिका। और जो नीचे गोलका लोकित में है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और ये अंडाशय में ही क्या बनता है, अंडाणु बनता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अंडाणु कहाँ बनता है, तो अंडाशय में।
परागकण कहाँ बन जाएगा है, तो परागकोश में। परागकण नर होता है और अंडाणु होता से क्या होता है, मादा होता है। ठीक है, और ये है जानते हैं ये वही भाग है जगह पुष्प बैठा रहता है। ठीक है, और नीचे तंतु वही भाग है जिसको आप धर के किसी को पुष्प देते हैं। जिस भाग से आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है समझिए कि वही वाला के कहते हैं तंतु। जिस पुष्प का नीचे डंठल भाग को आप पकड़ के किसी को आप दे दिए, अगर भविष्य हो गया डैमेज, जब भविष्य डैमेज हो रहा है तो समझिए कि वही से होता है, तंतुआ से। भविष्य बर्बाद इसको आप कर सकते हैं, इसी से होता है। ऐसे भविष्य किससे होता है, ऐसे इससे होता है। ठीक है, तो इसी को तंतु कहते हैं। चलिए देखिए अगला देखिए। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आइए प्रश्न पर। अच्छा देखिए, पंखुड़ी देख रहे हैं, ये रंग बिरंग होता है, ये रंग बिरंग होता है। रंगीन देख करके ही जानते हैं भौरा इसके पास मंडराता है। भौरा इसे में जाना है कि रंगीन के पास ज़्यादा मंडराता है सर। तो ये रंगीन होता है, मंडराता है, और भौरे ही काम होता है कि यहाँ पर बैठेगा। ये कुछ बताया थे आपको, अभी बताया था ना कि इसको पराकोश कहते हैं, परागकण होता है। यहाँ बैठेगा, उसके पैर में सटेगा परागकण और दौड़ के इसके पास आएगा, किसके पास, मादा के पास। तो इसका परागकण यहाँ आता है, इसको हम बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं बाबू, परागन। इसको परागन कहा जाता है। तो समझ लिया कि परागकण यहाँ से यहाँ पहुँचा और लेके आता है कौन है, भौरा। बुलाता कौन है, पंखुड़िया। बोले कि परागन के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, तो यह दलपत्र इसको बोलते हैं, दलपत्र। क्या बोलते हैं, दलपत्र। ठीक है, चलिए प्रश्न में देखते हैं। पुमंग पुष्प का कैसा भाग होता है, तभी बता ना, पुमंग। इसी को बोलते हैं पुमंग, नर भाग को पुमंग। तो यह नर भाग है सर। क्या बोलते हैं इसको, नर भाग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जायांग, अभी बताया जायांग, इसी को बोलते हैं स्त्री केसर या मादा भाग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। परागकोश से परागकण वर्तिका तक पहुंचता है। देखिए अभी ये बातें रिपीट कर रहे थे सर। देखिए इसमें आपका जो बता रहे थे, देखिए इसमें बता रहे थे कि यहाँ देखिए ये जो है ना परागकोश, यहाँ से परागकण यहाँ जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, परागन। तो आपका इसमें देखिए वही तो प्रश्न है कि परागन किसको कहते हैं। देखिए बोला परागकोश से परागकण यहाँ पहुँचेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे सर, परागन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले देखिएगा। इसमें है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न के पश्चात नर और मादा मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये आप बताइए। नहीं, मिल दोनों संलग्न को कहते हैं, मिलने की प्रक्रिया का कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा आपस में संयोग करेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे। चलिए अगला देखिए। मानव में निषेचन की क्रिया क्या होता है। देखिए मानव, ये पता है कि मानव का गर्भाशय होता है। ठीक है, इसमें पता है कि यहाँ अंडाशय होता है, यहाँ भी अंडाशय होता है। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी या फलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडाणु यहाँ से निकलता है, अंडाशय से। यह अंडाणु है किसी महिला का गर्भाशय इस टाइप का होता है। ठीक है, मानव मादा भाग का अंडाणु यहाँ बनता है और यहाँ से आता है अंडवाहिनी में, और यहीं रुक के इंतजार करता है कि शुक्राणु जब आएगा तो संयोग करेगा और वहाँ से शिशु का विकास करता है। तो आपसे बोला कि मानव में निषेचन की क्रिया किस भाग में होता है, तो जहाँ रहेगा वहीं ना होगा निषेचन। तो यहाँ से शुक्राणु जाएगा सीधे और यहीं जाके संयोग करता है, और संयोग करके इसके बाद ऐसा नहीं बात बोलना गर्भाशय में होता है। कितने तुक्का मार देता है कि निषेचन कहाँ हुआ है, तो गर्भाशय में दोनों मिलेगा, वहीं से बनेगा। ऐसा नहीं सर, मिलेगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। और यहाँ के बाद जब मिल जाएगा ना तब आके यहाँ विकास करता है बचवा, छोटा सा बड़ा होता है। यानी कि अब बताइए संयोग कहाँ करेगा, अंडवाहिनी में। तो आपसे पूछा गया है कि कहाँ होगा निषेचन, तो अंडवाहिनी में। ठीक है, इसके बाद देखिए निषेचन के बाद अंडाशय से किसका निर्माण होता है। निषेचन जब हो जाएगा तब अंडाशय से किस चीज़ का निर्माण होगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा सर। तो देखिए बोला निषेचन के बाद अंडाशय से बनेगा फल। याद रखिएगा, जो अंडाशय था बड़का ना पुष्प का, जो अंडाशय था ये वाला, इससे क्या बनता है, फल। लेकिन इसे अंडाणु जो कहेगा, अंडाणु से बनता है बीज। जो अंदर अंडाणु था, अंडाणु अंदर वाला से क्या बनेगा, बीज, और बाहर अंडाशय रहेगा, इससे बनेगा फल। याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि अंडाशय से क्या बनेगा, तो फल बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोला निषेचन के बाद अंडाणु से, देखिए अभी तो बताए थे क्या बनेगा बाबू, बीज बनेगा। अंडाणु से किसका निर्माण होता है, तो बीज का होता है। देखिए इसके बाद बोला स्त्री के मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। मासिक धर्म, इसी को नाम बड़ा नहीं है, मासिक चक्र, मासिक धर्म कहते हैं। इसी को रज्जो चक्र कहते हैं, रज्जो चक्र। इसी को रज्जो धर्म कहते हैं, रज्जो धर्म।
इसी को ऋतुस्राव कहते हैं, ऋतुस्राव इसका बहुत सारा नाम है। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये बोले कितने दिन का होता है, कितना दिन में ख़त्म होता है, तो 28 दिन का होता है। क्या होता है? 28 दिन का। सब्जेक्टिव में से सोच तो रहे हैं कि पूरा आपको जितना बायोलॉजी है उसका एक बार मैराथन क्लास चलाते हैं, जिसमें आपको शुरुआत से लेकर के अंतिम तक एक से दो क्लास में उसको ख़त्म कर लिया जाए। 2 क्लास में आपको जितना बायोलॉजी है ना, टोटल 10 लेसन एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो सब्जेक्टिव उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल अभी याद रखिए, मासिक चक्र किसे कहते हैं वो भी बताएंगे आपको हम। फिलहाल समझना है मासिक चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछे तो बताइएगा। अगला है 169 में कहता है किसके कारण शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता है। देखिए, हम आपको इसका चर्चा पहले किए हैं कि रक्त 2 प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कोशिका होता है। हम बताया था ना, प्लाज्मा होता है एक, और एक और क्या होता है बाबू? कोशिका होता है। प्लाज्मा और क्या होता है? कोशिका। हम बताए भी थे कि प्लाज्मा होता है कुल रक्त का 55% और कोशिका होता है कुल रक्त का 45%। आपसे पूछा गया है कि शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमाता है, तो देखिए प्लाज्मा का एक कण है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है 3 तरह के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। इसका प्रोटीन है प्लाज्मा का, लेकिन इसी का एक सहायक प्रोटीन है हिपेरिन, जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। सर रक्त जो है ना, ये थक्का जमने से रोकने वाला कौन है? हिपेरिन। यदि किसी मनुष्य के शरीर में हिपेरिन की मात्रा बढ़ जाए, तो जब मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो समझना कि उस व्यक्ति का ब्लड नहीं रुकेगा, कट जाएगा, लेकिन रुकेगा बहुत देरी के बाद। डॉक्टर प्रयास करेगा तो दवाई देगा, सुई देगा, तो रुकता है ब्लड, हालांकि ब्लड रुकता नहीं है सर। ठीक है, तो हिपेरिन ही है जो ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना, एड्स, तो एड्स में हिपेरिन वाला जो मात्रा है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अरे जिसको एड्स हो ले, तो एड्स कोई रोग नहीं है, वो बस अनेक रोग को पैदा कर देता है, वही एड्स है सर। ठीक है, तो हिपेरिन जो है ना, यह एड्स वाले रोगी को मात्रा बढ़ा देता है और यह रक्त थक्का जमने से रोकता है सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला इनमें से कौन सा रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है? वो तो बोला कि रोकता कौन है, जमाने में सहायता जमाता कौन है? तो जमाता है काम प्लेटलेट्स, और एक और था उसमें फाइब्रिनोजेन। ये भी आपको ऑप्शन में रहेगा, तो ये होता है फाइब्रिनोजेन। ये भी रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स जमाता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम इसका है इंग्लिश में? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये जो ब्लड को थक्का जमाने में क्या होता है, वो सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अनियमित आकार का केंद्रक युक्त पदार्थ होता है, कि इसमें केंद्रक का आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित तो ऐसे न WBC में होता है, RBC में नियमित आकार होता है, इसमें आकार नियमित नहीं होता है। लेकिन प्लेटलेट्स में कई किताब में देता है, तो प्लेटलेट्स मारिएगा, ये सब ना रहे तो आप WBC मारिएगा। ठीक है, ऐसे प्लेटलेट्स में आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए अगला देखिएगा, O2 और CO2 का परिवहन। देखिए सुनिएगा, O2 और CO2 का परिवहन हम लोग के शरीर में जब तक गैस को लेके आए, देखिए हम लोग को ये थोड़ा सोचने में लगता होगा कि नाक से लिए O2 और नाक से छोड़िए, लेकिन जब O2 नाक से लिए नाक छोड़े तो शरीर की तो कहीं आवश्यकता नहीं पड़ता होगा। तो नहीं बबुआ, शरीर में चाहिए, शरीर में O2 का परिवहन होता है। आप परिवहन करता कौन है? तो ब्लड करता है। यहाँ तो लगता है कि नाक से गया हवा फेफड़ा में, आप फेफड़ा से कहाँ आया, नाक में लिया छोड़े, क्या शरीर में नहीं जाता होगा? तो वहाँ भी जाता है, लेकिन वहाँ वैसा नहीं कि हवा गया तो पूरा शरीर फूल गया, नहीं, तो फेफड़ा फूल जाता है, फिर पचकता है, तो वैसा शरीर में नहीं होता है। वहाँ जो ब्लड जाता है O2 CO2 से, तो O2 CO2 जो जाता है वो जाता है किससे? ब्लड से। अब ब्लड में होता है RBC से जाता है, RBC से। RBC इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। यह जो है रक्त को परिवहन करने में सहायक होता है, लेकिन RBC के अंदरूनी दिल है, RBC का रंग, RBC रेड ब्लड सेल, इसमें हीमोग्लोबिन की वजह से यह लाल होता है। तो आपसे बोलेगा RBC केवल रहता तो केवल RBC मारता, लेकिन इसके अंदर का कण भी दिया हुआ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ही है जो O2 और CO2 का परिवहन करता है। तो जब दोनों दिलबर रहे तो आप हीमोग्लोबिन मारिए, जब हीमोग्लोबिन न दिलबर रहे तो क्या करता है? RBC हमारे शरीर में O2 को लेके जाता है और CO2 को वहाँ से लेके आता है, परिवहन करता है, यहाँ से पहुँचाता है। बता सुन ध्यान है फिर से, RBC ओनली रहेगा तो RBC में रहेगा, दोनों रहेगा तो सबसे ज़्यादा खास कौन है? हीमोग्लोबिन। यह O2 CO2 का यहाँ से वहाँ परिवहन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बोला रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? देखिए भी तो बताए, लाल किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन ही है जो आपके रक्त को रंग लाल करने में सहायक होता है। इसमें कहीं ऑप्शन है का? नहीं है, तो क्या हो जाएगा?
इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? जिसम प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नहीं है, जिसमें फाइब्रिनोजिन खत्म हो गया, उस प्लाज्मा में पता है 3 गो होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजिन होता है। इसमें ये नहीं रहेगा, उस पदार्थ को प्लाज्मा को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं सीरम। क्या कहते हैं बाबू? सीरम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इनमें कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? प्लाज्मा का प्रोटीन 3 तरह के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन। इसमें 3 गो तो है, कौन नहीं है? तो आरबीसी नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक क्लास का जितना भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एक बार माइंड में चल जाता होगा, और माइंड में जा रहा है तो उसको ग्रहण करना सीखिए, रिवाइज कीजिए, उसको नोट कीजिए, और उस क्वेश्चन को अगला बार कहीं पूछे तो छूटना ना चाहिए सर। ना पढ़ूँ रहे आज छूटूँ जाए तो आपका मेहनत और हमारा मेहनत दोनों बेकार चल जाएगा। और आपका जो उम्मीद आशा लगल है कि हम बढ़िया नंबर लाएंगे 10वां के बाद 10वां में रिजल्ट में, तो उस भी आपका वो बस उम्मीद रह जाएगा सर, आपका सपना रह जाएगा। तो थोड़ा सा उसको पूर्ति करने के लिए इस हर एक बात को बढ़ा रहे हैं, उसको नोट कीजिए सर। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही क्लास चलते हैं सर, और अगले क्लास में बाबू हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं। आज भाई इतना ही मुलाकात होगा, फिर उसके बाद अगले क्लास में और थोड़ा सा वही बतिया फिर से। जब तक जाइए सेशन को लाइक करते जाइए, और कोई नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, और शेयर भी करना ना भूले बाबू। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।